हॉस्पिटल, फार्मेसी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करेंगे इस चैप्टर की, हॉस्पिटल, फार्मेसी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन की। ये जो आपका चैप्टर है ये आपको बी फार्मेसी 7th सेमेस्टर फार्मेसी प्रैक्टिस यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 हॉस्पिटल, फार्मेसी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ हॉस्पिटल होते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्शरी हेल्थ केयर। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो यहाँ पर आपकी जो फार्मेसी होती है, जो आपके यहाँ पर फार्मेसी स्टोर्स होते हैं, उनका क्या रोल होता है। सबसे पहले तो फार्मेसी स्टोर में क्या क्या होता है, फार्मेसी स्टोर में किस तरह से अरेंज होता है, फार्मेसी स्टोर के लिए कितना स्पेस रिक्वायर्ड है, क्या इसका लेआउट होना चाहिए, फार्मासिस्ट कितने होने चाहिए, और डी फार्म वाले कितने होने चाहिए, डिप्लोमा वाले, बैचलर्स वाले, मास्टर्स वाले, इन सब का क्या रोल है, डिप्लोमा वालों का क्या रोल होता है, बैचलर्स वालों का क्या रोल होता है, मास्टर्स वालों का क्या रोल होता है, और फार्मासिस्ट का एक जनरली ओवरऑल अगर रोल देखे तो वो क्या होता है। मतलब अगर ये फार्मासिस्ट है तो इनका क्या रोल है, हॉस्पिटल में इनका क्या काम है, और ये जो दवाइयाँ ये संभाल कर रख रहे हैं वो किस तरह से रखते हैं, किस शेल्फ में किस तरह की दवाइयाँ अरेंज होनी चाहिए। ठीक है, पेरेंटल प्रिपरेशन कैसे अरेंज होना चाहिए, सब कुछ इसके बारे में बता रखा है। देखो, आपको पता है और आपको पता होना भी चाहिए कि अस्पताल में, हॉस्पिटल में जो आपके फार्मासिस्ट होते हैं उनका क्या रोल होता है, क्योंकि आप फार्मासिस्ट है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको एक छोटा सा कहानी की फॉर्मेट में बता देता हूँ कि किस तरह से वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हॉस्पिटल में। ठीक है सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि पूरे चैप्टर को एक कहानी की फॉर्मेट में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर है आपके डॉक्टर साहब और यहाँ पर है आपका पेशेंट, मुंह उतार कर खड़ा है बेचारा। इसको प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए इसको इन्फ्लामेशन है, या फिर इसको दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है इसको, है ना, या फिर इसको जॉइंट पेन है, आर्थराइटिस है, कुछ भी है, इसको फीवर है, इसको कोल्ड है। तो उस कंडीशन में ये डॉक्टर के पास आया कि डॉक्टर साहब ये रहा मेरा ब्लैंक प्रिस्क्रिप्शन, इस पे दवाई लिख दो। तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे, डॉक्टर साहब ने पेशेंट को डायग्नोज करा, चश्मा वश्मा लगा देता हूँ। डॉक्टर साहब ने क्या करा, पेशेंट को डायग्नोज करा, अच्छे से पेशेंट को देखा, समझा क्या प्रॉब्लम आ रही है, कब से प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, सब कुछ पूछा, क्या क्या सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, भूख लग रही नहीं लग रही है, बुखार तो नहीं है, सर दर्द है, उल्टी वगैरह तो नहीं हुई, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, डायरिया तो नहीं हुआ। तो सारा डायग्नोज किया डॉक्टर साहब ने, सारा पूछा। ठीक है, अगर डॉक्टर साहब को लगता है तो वो डायग्नोस्टिक सेंटर में भेज देंगे कि जाओ जांच करा के लाओ, टेस्ट करा के लाओ, है ना। और अगर नहीं लगता तो वो प्रिस्क्रिप्शन को लिख कर दे देंगे, 3 से 5 दिन की दवाई आपको लिख कर दे देंगे। तो यहाँ तक डॉक्टर साहब का रोल था कि डॉक्टर साहब ने पेशेंट को डायग्नोस किया, अगर रिक्वायरमेंट है तो उनको डायग्नोस्टिक सेंटर में भेजा, ब्लड चेकअप हुआ, नहीं तो पेशेंट को ऐसे ही डायग्नोस करके उन्होंने अपने एजम्पशन से टैबलेट्स लिखकर दे दी। अब ये प्रिस्क्रिप्शन है पेशेंट के पास और पेशेंट आएगा अब फार्मासिस्ट के पास। क्या सर फार्मासिस्ट है हम, थोड़ा अच्छा तो बना दो। अरे यार ये लो, आंखें गायब हो गई तुम्हारी, तो ये लो ये लो। ठीक है, ये फार्मासिस्ट है। अब पेशेंट अपना प्रिस्क्रिप्शन लेकर आएगा फार्मासिस्ट के पास। तो थोड़ा सा मैं आपको लेकर चलता हूँ फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, यादें ताजा करता हूँ आपकी। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा था फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिक्स में आपने पढ़ा था प्रिस्क्रिप्शन। वहां पर आपने बहुत ही डिटेल नॉलेज ली थी प्रिस्क्रिप्शन की। ठीक है, सो प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, सब कुछ हमने देखा था। तो जैसे ही फार्मासिस्ट के पास प्रिस्क्रिप्शन आएगा, सपोज ये प्रिस्क्रिप्शन जो है जिसमें डॉक्टर ने सारी दवाई लिख दी है कि अगर इसको इन्फ्लामेशन है तो एंटी इन्फ्लामेटरी लिख दो, इसको बुखार है तो एंटीपायरेटिक लिख दो, ठीक है, इसको अगर पेन है तो एनाल्जेसिक लिख दो। तो जो भी इसको प्रॉब्लम थी उस अकॉर्डिंग डॉक्टर साहब ने इसको दवाइयां लिख दी। अभी अपने पूरे प्रिस्क्रिप्शन को लेकर किसके पास आएगा, फार्मासिस्ट के पास। अब यहाँ पर फार्मासिस्ट का क्या रोल है, जैसे ही प्रिस्क्रिप्शन आता है फार्मासिस्ट को अपना मूड सही कर रखना है। ठीक है, क्योंकि जब आप खुद ही डर जाओगे प्रिस्क्रिप्शन को देखकर तो पेशेंट वैसे ही डर जाएगा। डरने का मतलब, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई हार्ट अटैक को रोकने के लिए दवाइयाँ लिखी है, या फिर ब्रेन ट्यूमर के लिए दवाइयाँ लिखी है, या फिर आपके टीबी के लिए दवाइयाँ लिखी है, तो फार्मासिस्ट अगर डर जाएगा कि सर मैं तो डर गया, तो फिर बेचारा पेशेंट भी डर जाएगा, है ना। तो फार्मासिस्ट को एकदम काम रहना है, शांत रहना है, कूल रहना है, प्रिस्क्रिप्शन लेते टाइम, प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ते टाइम। और फार्मासिस्ट को ध्यान से प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना है, क्योंकि कई सिमिलर ड्रग आती है मार्केट में सिमिलर नाम से, जैसे डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, एस्पिरिन, एपिडिन,
तो ऐसे कई सिमिलर नाम से ड्रग आती है, तो ध्यान से प्रिस्क्रिप्शन पढ़ें। प्रिस्क्रिप्शन को जब अच्छे से पढ़ें उसके बाद आप वहां से आपके फार्मेसी से जो भी दवाई वगैरह है वो पेशेंट को दें, और फिर साथ ही साथ पेशेंट को अच्छे से समझाएं कि देखो आपको कब लेना है, क्यों लेना है, ये दवाई आपको किस तरह से ठीक करेगी, कब आपको लेनी है, उस टाइम क्यों लेनी है जिस टाइम मैं बता रहा हूं। जैसे भूखे पेट अगर मैं बोल रहा हूं तो क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो एसिड रिफ्लक्स को रोकेगी, है ना। तो हर चीज का रीजन देना है, उसको समझाना है, कब लेना है, कैसे लेना है, दिन में 3 बार लेना है, भूखे पेट लेना है, सुबह लेना है, शाम को लेना है, रात को सोते टाइम लेना है, किस तरह से लेना है, कोई ऑइंटमेंट है तो किस तरह से अप्लाई करना है, अगर कोई दवाई दूध के साथ लेनी है या गर्म पानी के साथ लेनी है या गुनगुने पानी के साथ लेनी है या फिर आपके ठंडे पानी के साथ लेनी है, तो किस तरह से लेनी है, किस टाइम पे लेनी है, फार्मासिस्ट सारा समझाएगा पेशेंट को। फार्मासिस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। फार्मासिस्ट जो है आने वाले लेक्चर में देखेंगे पेशेंट की काउंसलिंग भी करता है। तो इस तरह से फार्मासिस्ट का रोल तो हमें क्लियर हो गया कि फार्मासिस्ट तो चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कोई इन पेशेंट है या फिर कोई आउट पेशेंट है। सर ये इन पेशेंट और आउट पेशेंट क्या होते हैं? अरे मान लीजिए इन पेशेंट का मतलब है कि जो वहां पर अस्पताल में एडमिट है, बेचारा एडमिट है, ये बोतल वोटल लग रही है इसको, है ना। और आउट पेशेंट आया मेरी तरह, चलो आज सर दर्द है, हॉस्पिटल चलते हैं, हॉस्पिटल गया, डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब से प्रिस्क्रिप्शन लिखवाया, फार्मासिस्ट के पास गया, फार्मासिस्ट से जो है टेबलेट वगैरह ली और घर चला गया। तो ये हो गए आउट पेशेंट। और इन पेशेंट क्या हो गए? जो वहां पर एडमिट है, जिनकी हालत ज्यादा खराब है, जो हॉस्पिटल में हैं, उनके लिए बोल रहा हूं इन पेशेंट। ठीक है सर, यहां तक भी हमें क्लियर हो गया, इन पेशेंट, आउट पेशेंट। अब इनके लिए जो ड्रग का डिस्पेंसिंग सिस्टम है, या फिर आप बोल लीजिए ड्रग जो डिलीवर करते हैं हम इन पेशेंट और आउट पेशेंट को, वो अलग अलग तरह से होता है। क्योंकि एक तो हॉस्पिटल में एडमिट है और एक सिर्फ दवाई लेने आया है, सिर्फ अपने आप को डायग्नोज करवा के दवाई लेकर वो जा रहा है। तो जो जा रहा है वो तो आउट पेशेंट, जो इन है वो इन पेशेंट। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो भी आपका हॉस्पिटल है वहां पर आपकी जो फार्मेसी होनी चाहिए वो ग्राउंड फ्लोर पे होनी चाहिए। हाईलाइट करूं? खैर इसको तो हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही तुम समझ जाओगे। ग्राउंड फ्लोर है मेरा मतलब, ठीक है। तो ग्राउंड फ्लोर पे आपकी फार्मेसी होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों सर? क्योंकि मान लो कोई बुजुर्ग है या कोई बीमार है, उन्हीं के लिए तो है ये। तो जब वो फार्मेसी पे जाएंगे तो आप क्या चाहते हो, 7 फ्लोर चढ़कर जाएं? नहीं 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 नहीं। 6 फ्लोर चढ़ के? नहीं 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 नहीं। बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे नियर बाय रखें, ताकि पेशेंट जो है इजिली विजिट कर ले, इजिली एक्सेसिबल हो, इजिली वहां तक पहुंच सके और अपनी दवाइयां कलेक्ट कर सके। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया कि फार्मेसी को ग्राउंड फ्लोर पे रखनी है, और फार्मेसी में यहाँ पे जो बंदे होने चाहिए वो बड़े पढ़े लिखे, समझदार, हाईली क्वालिफाइड, स्किल्ड होने चाहिए, ताकि वो अच्छे से प्रिस्क्रिप्शन पढ़े। अगर मान लीजिए फार्मासिस्ट यहाँ पे खड़ा है, प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ रहा है, और प्रिस्क्रिप्शन पढ़ते टाइम अगर उसने देखा कि डॉक्टर ने कुछ गलत लिख दिया, अनकॉन्शियस था डॉक्टर, डॉक्टर का ध्यान नहीं गया, या डॉक्टर ने कुछ और सुना, कुछ और समझा, गलती से, बहुत रेयर गलती होती है, गलती से अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में कुछ गलत दवाई लिख दी है, तो उस कंडीशन में फार्मासिस्ट जो है डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है, उनसे कंसल्ट करके फिर वो पेशेंट को ड्रग को प्रिस्क्राइब करेगा। सर अभी तक तो हमें इतना क्लियर हुआ कि फार्मासिस्ट का रोल है प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ना, मेडिकेशन को देना, पेशेंट को समझाना, पेशेंट की काउंसलिंग करना। तो क्या फार्मासिस्ट का सिर्फ इतना ही रोल होता है? नहीं नहीं, फार्मासिस्ट का तो बहुत सारे रोल होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का, डिस्पेंसिंग का, उसके अलावा आपके क्वालिटी कंट्रोल का, दवाइयों के स्टोरेज का, दवाइयों के स्टॉक को चेक करने का, और मेडिकल काउंसलिंग का, या फिर जो भी आपके हॉस्पिटल में मेडिकल करियर से जो भी जुड़े हुए मेंबर्स है उनसे कंसल्टेशन का। तो काफी सारे काम होते हैं फार्मासिस्ट के। ठीक है, इसमें भी अलग अलग पोस्ट होती है, मास्टर से कोई कोई डिप्लोमा है, कोई बैचलर से, तो सबका अपना अपना काम होता है। मास्टर्स वाले को हालांकि क्वालिटी कंट्रोल का काम देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है और इसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है। तो आइए लेक्चर में देखते हैं जो भी मैंने आपको कहानी सुनाई वो आपको कितनी काम आ रही है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना कि जैसे मान लीजिए बड़ा हॉस्पिटल है तो ज्यादा फार्मासिस्ट चाहिए, मान लीजिए छोटा हॉस्पिटल है पर पेशेंट ज्यादा आ गए तो भी ज्यादा फार्मासिस्ट चाहिए। तो डिपेंड करता है कि पेशेंट की स्ट्रेंथ कितनी है, डिपेंड करता है कि हॉस्पिटल में बेड कितने हैं, उस अकॉर्डिंग हम फार्मासिस्ट के नंबर को चेंज कर सकते हैं। डिपेंड ऑन द बेड, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पेशेंट, फार्मासिस्ट जो है बढ़ते जाते हैं, ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है,
चलिए, तो सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ। सिलेबस काफी सिंपल सा है, इजी सा है। आपका हॉस्पिटल फार्मेसी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन का, जहां पर आपको देखनी है डेफिनेशन, फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, हमने बहुत अच्छे से देखा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है वो। लोकेशन ग्राउंड फ्लोर पे होती है, बताया था मैंने आपको। लेआउट किस तरह से होता है, कितना स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, क्या उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी और फंक्शन होते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के। तो लेक्चर तो हालांकि पूरा हो गया है, बस हमें अरेंज करना है कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के क्या रोल होते हैं, क्या लोकेशन होती है फार्मेसी की, क्या लेआउट होता है, क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या आपको वहाँ पर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के अंदर रिक्वायर्ड होता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन उनके लिए चाहिए, किस क्वालिफिकेशन का बंदा क्या काम करेगा। तो यही सारा सब कुछ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, बी फार्मेसी 7th सेमेस्टर, यूनिट नंबर 1, लेक्चर नंबर 2। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो सीधा सा है, हमारा जो हॉस्पिटल है ना, उस हॉस्पिटल में हॉस्पिटल फार्मेसी है, हमारा फार्मेसी एरिया है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक तरह का डिपार्टमेंट बोलेंगे। हमारे हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है हॉस्पिटल फार्मेसी, जिसका काम होता है ड्रग्स को खरीदना, स्टोर करना, कंपाउंडिंग करना, डिस्पेंसिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, उनकी टेस्टिंग करना, उनका पैकेजिंग करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना इन पेशेंट और आउट पेशेंट को। तो ये सारा काम होता है हमारे फार्मेसी का। प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। It is also concerned with education and research in pharmaceutical services. Hospital pharmacy is controlled by professional, competent and a qualified pharmacist. देखो सीधी सी बात है, अगर हॉस्पिटल फार्मेसी एक डिपार्टमेंट है हमारे हॉस्पिटल का, तो उसको चलाने के लिए जो भी बंदे होंगे वो हाईली क्वालिफाइड, हाईली स्किल्ड, हाईली एक्सपीरियंस्ड होंगे। ठीक है, उनको नॉलेज होगा, उनको वर्किंग एक्सपीरियंस होगा, उनके पास क्वालिफिकेशन डिग्री होगी, तब जाके आपको एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने को मिलेगा हॉस्पिटल में, जिसका नाम है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। ठीक है, अब देखो फंक्शन दे रखे हैं, प्रोवाइड स्पेसिफिकेशन फॉर द परचेस ऑफ ड्रग, परचेसिंग का काम होता है, साथ ही साथ प्रॉपर स्टोरेज का काम होता है, मैन्युफैक्चर का काम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। जैसे मान लीजिए आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन करनी है आपके ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स की, जो बोतल चढ़ती है, हिंदी में बोलते हैं ना बोतल चढ़ रही है, ठीक है, ग्लूकोज की बोतल लगाइए, इलेक्ट्रोलाइट की बोतल लगाइए, तो ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड, पेरेंट्रल प्रोडक्ट, टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट, ये जितना भी फॉर्मुलेशन है, इन सबको मैन्युफैक्चर करना, इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन करना भी फार्मा का ही काम है। ठीक है, डिस्पेंसिंग एंड स्टरलाइजिंग पेरेंट्रल प्रिपरेशन। अब देखो पेरेंट्रल प्रिपरेशन आप पढ़ चुके हैं। पेरेंट्रल प्रिपरेशन भले कैसी भी हो, भले एक्शन दे ना दे, पर पेरेंट्रल प्रिपरेशन हमेशा हमेशा स्टेराइल होनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्रल का मतलब है सीधा वेंस में और सीधा ब्लड सर्कुलेशन में 100% अप्रोक्सीमेशन। अगर मैं देखूं 100% बायो अवेबिलिटी, तो इसका स्टेराइल होना बहुत ही जरूरी है, और इसका डिस्पेंसिंग और स्टेलाइजेशन का काम भी फार्मासिस्ट ही देखते हैं। तो परचेसिंग का काम, मैन्युफैक्चरिंग का काम, स्टोरेज का काम, डिस्ट्रीब्यूशन का काम, जैसे आपके पेरेंटल प्रोडक्ट हो गए, आपके टैबलेट हो गए, कैप्सूल हो गए, ऑइंटमेंट हो गए, उसके बाद पेरेंटल प्रिपरेशन का डिस्पेंसिंग और उसका स्टेलाइजेशन का काम भी आपके फार्मासिस्ट का ही होता है। साथ ही साथ डॉक्टर से जो भी प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है उसको पढ़कर समझकर दवाइयों को देने का काम पेशेंट को, वो भी फार्मासिस्ट का ही होता है। अब जैसे मान लीजिए फार्मासिस्ट ने कोई भी दवाई बनाई है, तो उसको लेबल करना, उसकी प्रॉपर पैकेजिंग करना, उसको फिलिंग करना, तो ये सब काम भी फार्मासिस्ट का ही होता है। कोई भी दवाई बनी है तो उसको मैन्युफैक्चर करने के बाद उसकी फिलिंग करना जरूरी है, उसकी प्रॉपर पैकिंग करना जरूरी है, उसकी प्रॉपर लेबलिंग करना जरूरी है, उसको प्रॉपर स्टोरेज एरिया में रखना जरूरी है, और ये सारा काम फार्मासिस्ट का ही होता है। पूरे स्टोर को मैनेज करने का काम, सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करने का काम, कितनी दवाई आ रही है, कितनी दवाई जा रही है, कितनी दवाई की हमें नीड है,
किस स्पीड से दवाई आ रही है, किस स्पीड से दवाई जा रही है, कब मंगाई थी, क्यों मंगाई थी, किसको दी थी, क्यों दी थी, क्या प्रिस्क्रिप्शन था, सब कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए फार्मासिस्ट के पास। एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, प्रोवाइडिंग कॉपरेशन इन टीचिंग एंड रिसर्च प्रोग्राम, उसमें भी कॉपरेशन देंगे आपके फार्मासिस्ट। जो भी जूनियर फार्मासिस्ट आएंगे उनको टीच करना, उनको ट्रेन करना, ठीक है। रिसर्च प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट करते हैं फार्मासिस्ट। और जो एक्सपायरी ड्रग होगी उसको निकाल दो, हटा दो, क्योंकि एक्सपायरी ड्रग थोड़ी ना देंगे पेशेंट को, तो वो भी फार्मासिस्ट को ही चेक करना होता है। यहाँ पर लिखा है डिस्कार्डिंग द एक्सपायर्ड ड्रग एंड द कंटेनर वॉन एंड मिसिंग लेबल। जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर लेबल ही नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कब हुई, एक्सपायरी कब हुई, पता ही नहीं है, तो हटाओ उनको। टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ राइट मेडिकेशन एट राइट टाइम इन द राइट डोज एट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। देखो कितनी बढ़िया बात लिखी है कि सही दवाई देना, सही समय पर देना, सही मात्रा में देना और कम पैसे में देना। आई रिपीट, सही दवाई देना, सही टाइम पर देना, सही डोज में देना और कम पैसों में देना, ये काम होता है फार्मासिस्ट का। अब जैसे मान लो फार्मासिस्ट ने गलत दवाई दे दी तो भी दिक्कत, महंगी दे दी तो पेशेंट नाराज कि भाई क्या हो रहा है ये है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा, वहां तो फ्री होती है, पर प्राइवेट हॉस्पिटल में तो होता है ना, ठीक है। और देखो और क्या क्या काम हो सकते हैं फार्मासिस्ट के। टू एक्ट एज ए काउंसलिंग डिपार्टमेंट इन मेडिकल स्टाफ, देखो काउंसलिंग का काम करते ही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर फार्मासिस्ट खड़ा हुआ है और कोई भी मेडिकल स्टाफ है या फिर कोई भी नर्स है या फिर कोई भी न्यू फार्मासिस्ट है, जूनियर फार्मासिस्ट है, तो इन सबको ट्रेन करने का काम, इन सबको बताने का काम, इन सबकी काउंसलिंग करने का काम भी कर सकता है फार्मासिस्ट। टू एक्ट एज ए डाटा बैंक ऑन ड्रग यूटिलाइजेशन, ऑब्वियसली कितनी ड्रग कहाँ पर यूटिलाइज हुई है सारा सब कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए। टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च प्रोजेक्ट, ये भी काम होता है फार्मासिस्ट का। टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन ऑफ द फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी, देखो जो भी फार्मेसी है और जो भी हमारी थेरेपेटिक कमेटी है, उन्होंने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं उसी को फॉलो करना, उसी को इम्प्लीमेंट करना का काम होता है फार्मासिस्ट का। आई रिपीट, फार्मेसी ने मिलकर और हमारी थेरेपेटिक कमेटी ने मिलकर, इन दोनों ने मिलकर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं उसी को फॉलो करना होता है हमारे फार्मासिस्ट को। उसके बाद टू कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट विथ अदर डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल, सभी के साथ कोऑर्डिनेट करना, कोऑपरेट करना, ये भी काम है फार्मासिस्ट का। टू प्लान, ऑर्गेनाइज एंड इम्प्लीमेंट फार्मेसी पॉलिसी प्रोसीजर इन कीपिंग विथ एस्टेब्लिश पॉलिसीज इन हॉस्पिटल्स, और वी कैन से ऑफ द हॉस्पिटल्स, मतलब कि जो भी पॉलिसीज है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, उन सभी को प्रॉपर फॉलो करना, उन सभी को इम्प्लीमेंट करना और सभी के साथ बनाए रखना, सभी के साथ कोऑर्डिनेट करना, सभी के साथ कोऑपरेट करना, ये रोल होता है फार्मासिस्ट का। नेक्स्ट हम चलते हैं फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। तो देखो यहाँ पर फंक्शंस लिखे हुए हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के, जैसे डिस्पेंसिंग करने का काम, परचेसिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री का मतलब होता है कि आपका स्टॉक कितना है, स्टॉक कंट्रोल करना, और नई नई दवाइयों को परचेस करना कि हाँ भाई जरूरत है, चलो परचेस कर लेते हैं, चलो स्टोरेज चेक कर लेते हैं, चलो डिस्पेंसिंग कर लेते हैं, मतलब दवाइयों को इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम, साथ ही साथ दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग का काम, रिसर्च का काम, क्वालिटी कंट्रोल का काम, टीचिंग का काम, ये सारा काम होता है फार्मेसी का। अगर मैं बात करूं डिस्पेंसिंग की, तो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम देते हैं आउटडोर पेशेंट को, इन पेशेंट को, मेडिकल को, सर्जिकल को, और लेबोरेटरी में भी सप्लाई करते हैं, साथ ही साथ वार्ड में और फ्लोर पे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, तो मैन्युफैक्चरिंग आप बल्क में कर सकते हैं, लार्ज वॉल्यूम कर सकते हैं, पेरेंटल प्रिपरेशन कर सकते हैं, और स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। एक होता है SVP, मतलब आपका स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल, एक होता है आपका LVP, मतलब आपका लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल। तो लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल और बल्क प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। ये ओवरऑल फंक्शन हो गए आपके हॉस्पिटल फार्मेसी के। चलिए लोकेशन की बात करते हैं। तो मैंने आपको बोला कि लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहां पर हर पेशेंट आसानी से पहुंच जाए, बूढ़ा, बच्चा, जवान, ज़्यादा बीमार, कम बीमार, आसानी से पहुंच जाए। जैसे आप देख सकते हैं, अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए ये ग्राउंड फ्लोर है, तो पेशेंट जो है आसानी से पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि ये जो फार्मासिस्ट है ये ग्राउंड फ्लोर पे अपनी फार्मेसी को खोलकर बैठा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी कितना वेल मैनर में अरेंज्ड है, सभी जितने भी प्रोडक्ट होते हैं सारे वेल मैनर में अरेंज्ड होते हैं और सारे अलग अलग सेक्शन बनाकर अरेंज होते हैं। ये बात नोटिस करने वाली है, कभी भी आप नोटिस करना, मेडिकल जाओगे तो सारे अलग अलग सेक्शन में अरेंज होते हैं, सारे वेल मैनर में अरेंज होते हैं, क्लासिफिकेशन के बेसिस पे अरेंज होते हैं, और फार्मासिस्ट को इजीली मिल जाता है जो भी आप प्रिस्क्रिप्शन लेकर आते हो कि मुझे ये चाहिए,
तो प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट पढ़ता है, उसके बाद वो उस सेक्शन में से जाके दवाइयाँ निकाल देता है, फिर आपको सारा कंसल्ट कर देता है कि इस तरह से आपको लेना है और इसलिए आपको लेना है और ये दवाई आपको इसलिए लिखी गई है। उसके बाद लोकेशन वही मैंने आपको बोला ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आपका हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में ही आपकी फार्मेसी है, ठीक है। तो जो भी आपका पेशेंट होगा या जो भी आपका स्टाफ मेंबर होगा हॉस्पिटल का, तो हॉस्पिटल के अंदर ही जब फार्मेसी रहेगी तो पेशेंट आसानी से पहुंच जाएगा, आपका स्टाफ मेंबर आसानी से पहुंच जाएगा। तो ये तो ध्यान रखना कि हॉस्पिटल के अंदर ही हो और ग्राउंड फ्लोर पे ही हो, क्योंकि जब मल्टी बिल्डिंग्स रहती है, मल्टी फ्लोर की बिल्डिंग्स रहती है, तो उसमें ग्राउंड फ्लोर पे ही होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर लिखा है आउट पेशेंट फार्मेसी शुड गिव ए प्लीजेंट अपीयरेंस एंड मस्ट हैव ए स्पेस फॉर सिटिंग ऑफ पेशेंट। अब जैसे मान लीजिए मैं आया यहाँ पर, ठीक है, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन को लिखा कर लाया हूँ, मान लीजिए मुझे आर्थराइटिस है, जॉइंट में पेन है, प्रॉब्लम है मुझे कहीं ज्यादा, तो क्या मैं लाइन में लग सकता हूँ? नहीं लग सकता भाई, लंबी लाइन लगी है दवाई लेने के लिए, आप देख सकते हैं काफी लंबी लाइन है। तो उस कंडीशन में एक प्रॉपर सिटिंग एरिया होना चाहिए पेशेंट के लिए, साथ ही साथ जो भी आपकी फार्मेसी है उसका अपीयरेंस एकदम प्लीजेंट होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम बताया था, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बताया था, कार्टून इमेज बताई थी, जहां पर आप देख सकते हैं सारा एकदम सिस्टमेटिक अरेंज है, तो ये एक तरह का प्लीजेंट अपीयरेंस है, ठीक है। अब फार्मेसी को अपनी दवाइयाँ कहाँ से मिलेगी, मतलब फार्मेसी के अंदर जो दवाइयाँ हैं वो कहाँ से मिलती है? मेडिकल स्टोर से और मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन ऑफ द हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल का मैन्युफैक्चरिंग एरिया है वहां से सारी दवाई आएगी आपकी फार्मेसी के अंदर, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना कि जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग एरिया होता है वहां पर प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है स्पेस शुड बी प्रोवाइडेड फॉर रूटीन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन। आप डेली मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया होता है आपके हॉस्पिटल में वहां पर प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, ताकि आप बल्क पाउडर का फॉर्मुलेशन कर सको, ऑइंटमेंट का फॉर्मुलेशन कर सको, जिसकी भी आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है वो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए प्रॉपर एरिया, प्रॉपर इक्विपमेंट सब कुछ होना चाहिए। उसके बाद जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग रूम होता है वो फार्मेसी के पास होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग रूम है और यहाँ पर ये फार्मेसी है, तो जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग हुआ फार्मेसी में आया, जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग हुआ फार्मेसी में आया, तो जो मैन्युफैक्चरिंग रूम होता है वो फार्मेसी के एडजेसेंट होना चाहिए, पास में होना चाहिए। ये आपके हॉस्पिटल का लेआउट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रॉ मटेरियल है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं रॉ मटेरियल इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनी फॉर्मुलेशन। जैसे आपको ऑइंटमेंट बनाना है, बल्क पाउडर बनाना है, तो रॉ मटेरियल होना चाहिए। रॉ मटेरियल के बाद आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन है और ये एसेप्टिक एरिया है। एसेप्टिक एरिया ऐसा एरिया होता है जहाँ पर किसी भी तरह का कंटामिनेशन, माइक्रोबियल ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती है, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो एसेप्टिक एरिया होता है। तो वो होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जैसे मान लीजिए हम पेरेंटल प्रिपरेशन बना रहे हैं या फिर हम कोई भी फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, वो पेशेंट के अंदर जाएगी, पेशेंट के लिविंग सिस्टम में जाएगी, तो उस कंडीशन में हमें ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का कोई भी कंटामिनेशन ना हो या किसी भी तरह के कोई भी कंटामिनेशन होने की गुंजाइश ही ना हो। तो एसेप्टिक एरिया होना बहुत जरूरी है। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन हो गया, ये आपका एसेप्टिक एरिया हो गया, ये आपका स्टोरेज एरिया हो गया। उसके बाद आपका जो भी फिनिश प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। ये आपका पैसेज हो गया, रास्ता हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है डिस्पेंसिंग, डिस्पेंस करने की जगह। ये आपका ओपन स्पेस रहता है और यहाँ पर होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन, जो कि सपोर्ट करता है, असिस्ट करता है जो भी टेक्निकल फंक्शन होते हैं उनको। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है मटेरियल्स के लिए फ्लो चार्ट, तो इसमें क्या आपको दे रखा है, मेडिकल स्टोर्स आपको दे रखे हैं। अब आप यहाँ पे देखिए पेरेंट्रल की मैन्युफैक्चरिंग हुई, फार्मेसी में गया और इन पेशेंट को गया, ठीक है। तो यहाँ से ये रिसिप्ट आ रही है, यहाँ से ये इश्यू हो रहे हैं, फार्मेसी से ये इश्यू हो रहे हैं इन पेशेंट को, वैसे ही सेम इश्यू हो रहे हैं आउट पेशेंट को। तो जिस तरह से आप ये लेआउट बनाएंगे उतने ही अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। ये तो आपको बनाने ही हैं, साथ ही साथ आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि एक तो आपके लिए एरिया को कवर करते हैं, दूसरा आपको नंबर भी देंगे ये, क्योंकि एग्जामिनर जब चेक करेगा तो उसको लगेगा कि आपको तो सब कुछ आता है, आपको तो लेआउट भी पता है कि कैसे काम होता है। तो चलिए अब बात करते हैं फैसिलिटीज रिक्वायर्ड इन हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या क्या फैसिलिटीज रिक्वायर्ड होती है। जैसे मान लीजिए आपकी हॉस्पिटल फार्मेसी है, ये आपका हॉस्पिटल है, यहाँ पर आपकी फार्मेसी है, तो इस फार्मेसी को चलाने के लिए सबसे पहले तो आपके पास फार्मासिस्ट होना चाहिए। ये जो आपका फार्मासिस्ट है ये तो होना ही चाहिए ना,
अगर आपको किसी भी हॉस्पिटल फार्मेसी को रन करना है तो वहां पर एक क्वालिफाइड, हाईली स्किल्ड, ट्रेंड, प्रोफेशनल एक फार्मासिस्ट होना ही चाहिए। देखो कितने तरह से मैंने बोल दिया, हाईली स्किल्ड, क्वालिफाइड, ट्रेंड, प्रोफेशनल, ठीक है, हायर क्वालिफिकेशन के साथ एक फार्मासिस्ट होना चाहिए। तो अगर कोई छोटा हॉस्पिटल है तो वहां पर एक ही फार्मासिस्ट चलेगा, और अगर कोई बड़ा हॉस्पिटल है तो वहां पर ज्यादा फार्मासिस्ट चाहिए। सीधी सी बात है, जितने ज्यादा पेशेंट, जितने ज्यादा नंबर ऑफ बेड इन हॉस्पिटल, उतने ज्यादा फार्मासिस्ट चाहिए। सर हमें उम्मीद है आपने जो भी पढ़ाया वो सही होगा, पर एक बार रीड कर दो। चलो रीड कर लेते हैं आपके लिए। इन ए स्मॉल हॉस्पिटल विथ वन फार्मासिस्ट ओनली, वन रूम इज रिक्वायर्ड फॉर फार्मेसी, हैविंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑल अदर सेक्शन ऑफ कंप्लीट फार्मास्यूटिकल सर्विसेज। वहां पर एक आपका फार्मेसी एरिया होना चाहिए जहां पर आपका डिस्पेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव सेल सब कुछ होता है। ठीक है। अब सर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो क्या सर यहाँ पर पेरेंटल की और वीकेंड से जो स्टेराइल प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं क्या? नहीं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग से एरिया होना ही चाहिए। देखो बड़े हॉस्पिटल्स में तो होता है, छोटे हॉस्पिटल्स में भी अगर कोई स्टेराइल प्रोडक्ट बन रहा है, स्टेराइल प्रिपरेशन बन रही है, तो उनके लिए एक सेपरेट रूम, एक सेपरेट एरिया होना ही चाहिए। चलिए बात करते हैं लार्ज हॉस्पिटल्स की। अगर मैं लार्ज हॉस्पिटल्स की बात करता हूं तो वहां पर कम से कम 200 बेड्स होंगे फॉर द पेशेंट। ठीक है, और जितने ज्यादा बेड उतने ज्यादा पेशेंट, उतने ज्यादा फार्मासिस्ट वहां पे चाहिए होते हैं। ए सेपरेट एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर इन पेशेंट सर्विसेज एंड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। देखो इन पेशेंट्स के लिए अलग एरिया होता है और आउट पेशेंट्स के लिए अलग एरिया होता है। यहाँ पर आपको लार्ज हॉस्पिटल में आउट पेशेंट सर्विसेज के बारे में बताया गया है कि एक कंपाउंडिंग रूम होना चाहिए, पैकेजिंग लेबलिंग रूम होना चाहिए, स्टोरेज रूम होना चाहिए, स्टेराइल प्रोडक्शन के लिए अलग से रूम होना चाहिए, वगैरह वगैरह। ठीक है। उसके बाद आपको बता रखा है रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस। जो स्पेस रिक्वायरमेंट है वो कितना होना चाहिए, तो 250 स्क्वायर फीट का मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया होना चाहिए किसी भी साइज के हॉस्पिटल के लिए। उसके बाद 10 स्क्वायर फीट पर बेड इन 100 बेडेड हॉस्पिटल। देखो ये जो बात हो रही है ये पर बेड के हिसाब से हो रही है। 10 स्क्वायर फीट पर बेड इन 100 बेडेड हॉस्पिटल, 6 स्क्वायर फीट पर बेड इन 200 बेडेड हॉस्पिटल। और साथ ही साथ जो आपके फार्मेसी के फ्लोर होने चाहिए ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये फार्मेसी खोली हुई है और फार्मेसी के नीचे ये जो फ्लोर एरिया है, यहाँ पर अगर कोई केमिकल गलती से गिर भी गया, कोई प्रिपरेशन, कोई सस्पेंशन, कोई इमल्शन गलती से अगर गिर भी गया आपके फ्लोर पर, तो फ्लोर जो है आसानी से साफ हो जाए। इस तरह का फ्लोर होना चाहिए कि जो स्मूथ हो, आसानी से साफ हो जाए और एसिड रेजिस्टेंट हो, कि अगर फ्लोर पर एसिड गिर भी गया तो फ्लोर को कुछ ना बिगड़े। तो फ्लोर कैसा होना चाहिए फार्मेसी का? स्मूथ, इजीली वॉशेबल एंड एसिड रेजिस्टेंट। इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन ड्रेन्स शुड बी प्रोवाइडेड, वॉल शुड बी स्मूथ एंड पेंटेड इन लाइट कलर। देखो जो वॉल्स होती है वो स्मूथ होनी चाहिए, लाइट कलर से पेंटेड होनी चाहिए, जो ड्रेन एरिया होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में होता है। देखो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन ड्रेन शुड बी प्रोवाइडेड, वॉल शुड बी स्मूथ एंड पेंटेड इन लाइट कलर, वुडन कैबिनेट आर लेमिनेटेड, फ्लोरोसेंट लैंप आर प्लेस्ड अबव प्रिस्क्रिप्शन काउंटर। जैसे मान लीजिए प्रिस्क्रिप्शन का काउंटर है, जैसे प्रिस्क्रिप्शन आया तो प्रिस्क्रिप्शन को यहाँ पर रखो, इसके ऊपर एक लैंप लगा के रखो ताकि ये प्रिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से दिखे। तो फ्लोरोसेंट लैंप होना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन काउंटर पर। साथ ही साथ काउंटर फॉर बंसन बर्नर ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो एक काउंटर बंसन बनने के लिए एक काउंटर पे आपका फ्लोरोसेंट लैंप होगा, वुडन कैबिनेट्स होंगे जो कि लेमिनेटेड होंगे। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर बता रखा है रिक्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बेड स्ट्रेंथ, एरिया इन स्क्वायर फीट। तो देखो स्टोर रूम में 100 बेड है तो कितना स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए, 300 बेड के लिए कितना होना चाहिए, 700 बेड के लिए कितना होना चाहिए। तो आपकी श्रद्धा के अनुसार आप याद रख लो। क्या बोल रहे हो सर, श्रद्धा मेरी नहीं है? तो आपकी जो भी हो उसके अकॉर्डिंग याद रख लो कि कितना स्क्वायर फीट कितने बेड के लिए चाहिए होता है। जैसे स्टोर रूम के लिए याद रख लो, ऑफिस के लिए याद रख लो, डिस्पेंसरी के लिए, किसी भी दो के लिए याद रख लो, काफी है। ठीक है। उसके बाद इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड इन हॉस्पिटल फार्मेसी। मतलब आपका जो हॉस्पिटल फार्मेसी है, पूरा जो आपका हॉस्पिटल फार्मेसी है जहां पर आपने सारी दवाई रखी हुई है, वहां पर क्या क्या होना चाहिए? वहां पर होना चाहिए ड्रग स्टोर कैबिनेट्स विथ प्रॉपर शेल्फ्स एंड ड्रोअर। शेल्फ्स प्रॉपर होने चाहिए, ड्रोअर प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है। सिलेक्शन ड्रोअर कैबिनेट विथ कपबोर्ड बेसिस, वर्क टेबल होनी चाहिए, काउंटर फॉर रूटीन डिस्पेंसिंग, सिंक विथ ड्रेन बोर्ड। ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। कैबिनेट टू स्टोर मोर्टार एंड पेस्टल,
अगर मोर्टार एंड पेस्टल है जो कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान काम आती है, तो उस मोर्टार एंड पेस्टल को स्टोर करने के लिए कैबिनेट होना चाहिए। कैबिनेट फॉर ग्लास यूटेंसिल, ग्लास यूटेंसिल के लिए कैबिनेट होना चाहिए। जो भी आप फ्लास्क यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, उसको रखने के लिए आपके पास कैबिनेट होना चाहिए। फनल के लिए, बीकर के लिए, जो भी आप यूज कर रहे हैं, देखो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो ग्लास यूटेंसिल, फ्लास्क, फनल, बीकर ये सब यूज करोगे, तो फ्लास्क को, फनल को, बीकर को, यूटेंसिल को रखने के लिए कैबिनेट होना चाहिए। रेफ्रिजरेटर होना चाहिए आपके हॉस्पिटल फार्मेसी में, जिसमें अच्छी खासी कैपेसिटी हो। नारकोटिक्स के लिए अलग से एक लॉक और वैकेंसी लॉकर होना चाहिए जहां पर हम उसे लॉक करके रख सकें। ऑफिस डेस्क विथ टेलीफोन कनेक्शन एंड फाइल कैबिनेट, ऑफिस डेस्क जो है आपकी, वहां पर टेलीफोन का कनेक्शन होना चाहिए। डिस्पेंसिंग विंडो फॉर नर्सेस एंड आउट पेशेंट, आपकी डिस्पेंसिंग विंडो होनी चाहिए नर्सेस के लिए और आउट पेशेंट्स के लिए। जो भी पेशेंट आ रहा है, जो भी नर्सेस आ रही है, तो आप दवाई कहाँ से दोगे? डिस्पेंसिंग विंडो से दोगे, तो डिस्पेंसिंग विंडो होनी चाहिए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो यहाँ पर किसका क्या काम होता है? जैसे अगर बात करें डिस्पेंसिंग की, तो डी फार्म वाले कर सकते हैं। इन पेशेंट और आउट पेशेंट को दवाई तो दे ही सकते हैं, डिस्पेंसिंग करने का काम डिप्लोमा वाले कर सकते हैं। क्लिनिकल फार्मासिस्ट की अगर मैं बात करूं तो बैचलर्स वाले चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल, ये तो बहुत ही इसेंशियल और इम्पोर्टेंट स्टेप है, यहाँ तो मास्टर्स के लिए चाहिए, मास्टर्स वाले बंदे चाहिए। उसके बाद मेडिकल स्टोर फार्मासिस्ट के लिए आपका बैचलर्स या डिप्लोमा दोनों ही चलेंगे। मैन्युफैक्चरिंग की बात हो गई तो भी मास्टर्स वाले चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो आप, और मैन्युफैक्चरिंग मास्टर वाले करें तो ज्यादा अच्छे से होगा, क्वालिटी कंट्रोल मास्टर्स वाले करें तो ज्यादा अच्छे से होगा। सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हैं जो छोटा मोटा काम है डिस्पेंसिंग का, वो देते हैं डिप्लोमा वालों को, बाकी क्वालिटी कंट्रोल वाला मास्टर्स के पास है, मैन्युफैक्चरिंग वाला मास्टर्स के पास है। और आप कह सकते हैं कि मेडिकल स्टोर को संभालने का काम भी आप डिप्लोमा वाले को दे सकते हैं। ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग में अगर आपको आईवी का मैन्युफैक्चरिंग करना है तो बैचलर्स या मास्टर्स करें, पर मास्टर्स का ज्यादा सही रहता है। और अदर मैन्युफैक्चरिंग तो मास्टर्स भी कर सकते हैं, बैचलर्स भी कर सकते हैं, पर आईवी के केस में मास्टर्स को ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि आईवी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि वहां पर हमें स्टेरिलिटी चाहिए 100%। ठीक है। उसके बाद पर्सनल रिक्वायरमेंट इन हॉस्पिटल फार्मेसी, तो कितने फार्मासिस्ट चाहिए? तो आपको पता है जितने ज्यादा नंबर ऑफ बेड, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पेशेंट, उतने ज्यादा फार्मासिस्ट चाहिए होते हैं। एज द नंबर ऑफ बेड इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ फार्मासिस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्कलोड। जितना ज्यादा वर्कलोड है, जितना ज्यादा पेशेंट है, उतने ज्यादा फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ जितने ज्यादा हॉस्पिटल में बेड है, उतने ज्यादा फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। फार्मासिस्ट शुड possess adequate pharmacy qualification and experience। फार्मासिस्ट के पास क्या होना चाहिए? क्वालिफिकेशन होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। इन मैन्युफैक्चरिंग ड्रग इज इन्वॉल्व इन फार्मेसी, एडिक्वेट नंबर ऑफ टेक्नीशियन, असिस्टेंट, पियोन एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड। जैसा कि मैंने आपको बोला कि फार्मासिस्ट का काम होता है मैन्युफैक्चरिंग का, क्वालिटी कंट्रोल का, तो इस कंडीशन में जितने भी टेक्नीशियन, जितने भी असिस्टेंट, जितने भी पियोन उनको मैन्युफैक्चरिंग में चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल में चाहिए, उतने उनको मिलने चाहिए। मतलब फार्मासिस्ट के पास पियोन की, असिस्टेंट की और टेक्नीशियन की कमी नहीं होनी चाहिए। किन फार्मासिस्ट के पास? जो फार्मासिस्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या फिर क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है कि अगर 50 बेड है तो 3 फार्मासिस्ट चलेंगे, 100 बेड है तो 5, 200 के लिए 8, हॉस्पिटल में अगर 300 बेड है तो 10 फार्मासिस्ट, और अगर 500 बेड हैं तो 15 फार्मासिस्ट चाहिए होते हैं। क्लियर? इस तरह से आप डाटा लिखोगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा। रिक्वायरमेंट लिखी हुई है यहाँ पर, हेड ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट इन फार्मेसी। ऑब्वियसली पोस्ट ग्रेजुएट होगा मतलब मास्टर्स करी होगी, तो वो प्रीफर करेंगे हम। वही सारी बातें लिखी हुई है। फिर यहाँ पर आपको वही सारा बता रखा है, बैचलर्स वाला, फार्मासिस्ट, और अगर डिस्पेंसिंग की बात है तो डी फार्मा वाले कर सकते हैं डिस्पेंसिंग। पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए क्वालिटी कंट्रोल के लिए। तो आगे जो फ्लो चार्ट पड़ा है ना, ये सेम फ्लो चार्ट है, एक ही बात है, पूरा एक ही है। उसके बाद लिखा हुआ है एबिलिटीज रिक्वायर्ड, तो टेक्निकल एबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी टू डेवलप ए मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी होनी चाहिए, कंट्रोल इन्वेंट्री होनी चाहिए। मतलब कि जैसे मान लीजिए कंट्रोल इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? दो तरह से होता है। एक तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो होता है कंट्रोल करना। एक आपकी कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम होते हैं तो उनको मैनेज करना, प्रॉपर रखना, स्टोर करके रखना। एबिलिटी टू कंडक्ट एंड पार्टिसिपेट इन रिसर्च, रिसर्च को कंडक्ट कर सके, रिसर्च में पार्टिसिपेट कर सके, ये एबिलिटी उसमें होनी चाहिए। एबिलिटी टू कंडक्ट टीचिंग प्रोग्राम, ये भी फार्मासिस्ट में होना चाहिए। मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, फार्मासिस्ट में क्या क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए।
उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो टीचिंग प्रोग्राम को कंडक्ट कर सके, उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए टू कंडक्ट एंड पार्टिसिपेट इन रिसर्च, उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए टू कंट्रोल इन्वेंट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी टू डेवलप अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन एंड टेक्निकल एबिलिटीज उसमें होनी चाहिए। ठीक है, तो एबिलिटीज रिक्वायर्ड हो गया, रिक्वायरमेंट्स हो गई, पर्सनल रिक्वायरमेंट हो गई, हॉस्पिटल फार्मेसी की, इक्विपमेंट की बात हो गई, फ्लोर स्पेस की बात हो गई, फैसिलिटीज की बात हो गई, इन पेशेंट आउट पेशेंट की फैसिलिटी की बात हो गई, लेआउट की बात हो गई, उससे पहले लोकेशन की बात हो गई, फंक्शंस की बात हो गई, सॉरी सॉरी चलो देख ही लो, फंक्शंस की बात हो गई। ठीक है, उसके बाद हमारे ऑब्जेक्टिव्स की बात हो गई, और ये पूरा हमने डेफिनेशन इंट्रोडक्शन अच्छे से देखा। ये था आपका हॉस्पिटल फार्मेसी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको डेप्थ बायोलॉजी एप्लीकेशन पे मिलेंगे, तो डेप्थ बायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ठीक है, साथ ही साथ टेलीग्राम से जुड़ जाना, इंस्टाग्राम से जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर सारे पोल्स, अपडेट्स, मीम्स, एमसीक्यू, कूपन कोड, कोर्स से रिलेटेड बातें, सब कुछ आपको टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे ही अपडेट होता है। सीधा जाइए टेलीग्राम पे, सीधा जाइए इंस्टाग्राम पे, सीधा जाइए प्ले स्टोर पे, जाके सर्च कीजिए डेप्थ बायोलॉजी, आपको हम मिल जाएंगे। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय श्री राम। थैंक यू। ये लो लिख भी दिया, जय श्री राम जरूरी है, बोला करो तुम भी, जय श्री राम। थैंक यू।